स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पहले जिन जमीनों पर भू माफियाओं का कब्जा था, पंचायत और देवस्थानों की जमीनों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर लिया जाता था, अब उन जमीनों पर सरकार का नियंत्रण होगा और जनहित के और विकास के कामों में उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद इस तरह के कई हजार मामले सामने आए हैं। अब हम उन सभी मामलों की जांच कराएंगे। ये लंबे समय से देश को इसकी इच्छा थी, जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देवस्थानों की थी या किसी अन्य विभागों को इनको भी बिना किसी वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी। सियासी हंगामे के बाद आखिरकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक सदन में पास हो गया। इसके बाद उत्तराखंड में शुक्रवार को बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मुस्लिम महिलाओं को ही आगे कर दिया और संशोधित विधेयक की उपलब्धियां गिनाने लग गए। विधेयक के पास होने को लेकर जब देहरादून में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े लोगों ने एक दूसरे को पास होने की खुशी मनाई। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि ये विधेयक देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा, जबकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को, गैर मुस्लिम महिलाओं को वक्फ में एंट्री से कोई ऐतराज भी नहीं है। लोगों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। तो धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी का और हर मुस्लिम महिलाएं जो जिनको पिछाड़ के बिल्कुल पीछे रखा जाता था, मुस्लिम महिलाओं को जिनकी एंट्री नहीं होती थी, आज वक्फ बोर्ड में उनकी भी एंट्री कर दी है। ये सिर्फ मोदी जी ने ही किया है और वो है तो मुमकिन है, बोलते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, और वही सब हो रहा है। महिलाएं जो बिल्कुल दबा के रखते थे पहले, आज वो महिलाएं दब के नहीं रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी और अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्फ जो बिल ये संसद, लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, इसके लिए बहुत दिल की गहराइयों से पूरे अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों की तरफ से बहुत ही दिल की गहराइयों से आभार। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए वक्फ संशोधन बिल को पास किया है और ये सीधे सीधे ध्रुवीकरण की राजनीति है। सीधे सीधे जो है वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उनको जो है हड़पने की एक कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ साजिश के तहत ये सीधे सीधे मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण का मामला है और ये वोटों की राजनीति जो है इस मामले में करना चाहती है। आगे जो कहीं ना कहीं जो चुनाव इनके पास जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों को देखते हुए इन्होंने इस बिल को जो है जल्दबाजी में पास किया है। विधेयक पास होने के बाद अब वक्फ की जमीनों में पूरी तरह से पारदर्शिता की बात कही जा रही है, लेकिन मुद्दा गर्म है तो बीजेपी ने उस कम्युनिटी को ही आगे कर दिया है जो सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल के संसद में पास होने पर सीएम हरीश रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार, पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश के एक बड़े समाज को ये संदेश दिया कि आप हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। इसका प्रभाव भविष्य में देश के सौहार्द पर पड़ेगा। ने देश के बड़े हिस्से को, एक बड़े समाज को ये संदेश दे दिया कि आप हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हो, यू डोंट मैटर फॉर अस। तो इसका प्रभाव भविष्य में देश के सौहार्द पर पड़ेगा। रामनगर के गौजानी में वक्फ के नाम पर 12 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जया भल्लभ की 16 बीघा जमीन थी, उसमें से 4 बीघा जमीन उन्होंने किसी को दान दे दी थी। उनकी मौत के बाद बची 12 बीघा जमीन में से 1 बीघा जमीन कब्रिस्तान को दी गई। आरोप है कि कब्रिस्तान की जमीन में हेराफेरी कर वक्फ बोर्ड के नाम पर 12 बीघा जमीन कर दी गई। मामले की शिकायत के बाद एसडीएम जांच की बात कह रहे हैं। अपनी जमीन
उनके परिवार में कोई ना होने के कारण जय वल्लभ जी के की मृत्यु के पश्चात जो है वो जमीन ऐसी पड़ी थी, तो कुछ लोगों ने जो है उसमें से जो है बिना किसी सरकारी कार्रवाइयां को पूर्ण करे हुए, कानून का पालन किए हुए कब्रिस्तान को 1 बीघे जमीन सुना है जो है गांव के कुछ लोगों ने मिलकर के दे दी थी। उस जमीन को जो है इन्होंने जो है 12 बीघे कर दिया। इनके द्वारा गौजानी ग्राम में जो कब्रिस्तान की भूमि वर्तमान में रिकॉर्ड में है, उस भूमि को गलत रूप से दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। वर्तमान जो हमारा राजस्व अभिलेख है उसमें कब्रिस्तान के रूप में भूमि दर्ज है और इसके अलावा वक्फ अधिनियम के अंतर्गत वक्फ संपत्ति भी घोषित है। यदि उसमें किसी प्रकार से गलत तरीके से दर्ज किया गया है, उस संबंध में अभिलेखों की जांच की जाएगी। अभिलेखों की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में वक्फ की 5000 से ज्यादा संपत्तियां हैं जिन्हें सालों से लोग बिना किराया दिए ही कब्जाए हुए हैं। साथ ही कुछ जमीनें भू माफिया की निगाह पर भी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नया कानून इन माफियाओं से वक्फ को निजात दिला पाएगा? देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत धरती पर भूमाफिया की नजर है और इसी भूमाफिया का एक रूप है वक्फ माफिया, जो देवभूमि में मौजूद वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर मौज काटता आया है। कमजोर वक्फ बोर्ड की वजह से इसकी संपत्तियां खुर्द बुर्द होती चली गई, जिसके 2 नमूने पिछले दिनों नैनीताल के रामगढ़ और रुड़की के पिरान कलियर में देखने को मिले। रामगढ़ की बड़ी संपत्ति पर एक वक्फ माफिया अकबर अहमद डंपी ने कब्जा कर रखा है। वहीं बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि नए कानून से ऐसे माफियाओं पर लगाम लग सकेगी। में देखिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी संपत्ति एक वक्फ माफिया अकबर अहमद डंपी ने उस पर कब्जा कर रखा। उसके खिलाफ मुकदमा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया, उससे कब्जा लेने का प्रयास कराया। लेकिन जो हमारा कानून था, पूर्व का कानून जो था, वो इतना कमज़ोर था कि उसमें सरकार का हस्तक्षेप हो नहीं रहा। जिस प्रकार वक्फ के नाम पर संपत्तियों का दुरुपयोग होता, जिस प्रकार उसकी आड़ में अवैध काम संचालित हो रहे थे, तो देश प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य, देश प्रमुख, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरु और वक्फ से जुड़े लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि वक्फ कानून में संशोधन के पीछे सरकार की मंशा अच्छी है और वो खुलकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार 80% की जो मेजोरिटी है, बहुसंख्यक समाज है, उसको खुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि हमने अल्पसंख्यक समाज के संग जो उत्पीड़न कर रहे हैं, हम उसको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, बस उसमें वोट बैंक की राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का अपना डर है। दरअसल वक्फ का मतलब दान है और ये दान मस्जिद, मजारों, मदरसों, कब्रिस्तान या किसी अन्य धार्मिक कार्यों या गरीबों की मदद के लिए दिया जाता है और इसका वक्फ में दर्ज होना बाकी है। लेकिन यहीं पर अभी तक खेल हुआ है। कई जगह सरकारी और निजी जमीनों को भी वक्फ में दर्ज कर लिया गया, जिस पर बाद में भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, जिससे ना जमीन बची और ना ही मुस्लिम समाज का भला है। ऐसे में नया कानून इस मनमानी पर शिकंजा कसने वाला है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में वक्फ की 5183 संपत्तियां हैं। साल 2003 में वक्फ के पास 2078 संपत्तियां थीं, जो बीते सालों में दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 5183 हो गई हैं। वक्फ की इन संपत्तियों में मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान के अलावा कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में वक्फ के पास बड़ी संख्या में कृषि भूमि भी है और जिन पर अवैध कब्जा भी हुआ है। अब वक्फ संशोधन बिल पास होने से इन अवैध कब्जेदारों में हलचल मची हुई है। और देश में बहस वक्फ बिल पर छिड़ी है, तो मदरसों के मुद्दों पर राज्य के एकमात्र बीएसपी विधायक शहजाद ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमान को बीजेपी अल्पसंख्यक ही नहीं मानती, दूसरे धर्मों को मानती हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी मानते हैं। तो कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की गलती बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। देश की संसद ने वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया तो विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए। वहीं उत्तराखंड में मदरसों पर कार्रवाई की तो बीएसपी विधायक शहजाद ने बांटने की सियासत बता दिया।
बीएसपी विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमान पर कोई एहसान नहीं करती। इतना ही नहीं, बीजेपी मुसलमानों को छोड़कर बाकी धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक मानती है। वहीं बीजेपी ने बीएसपी विधायक शहजाद की बात को गलत ठहराया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक बीजेपी सबको भारतीय मानती है, अल्पसंख्यक नहीं, इसलिए सबका भला करती है। आज मुसलमान पे सरकार का कोई एहसान, कोई काम नहीं है। आप कोई चीज उठा कर देख लीजिए मुसलमान की, वो आपको अलग मिल जाएगी। यहाँ तक कि जो मुस्लिम बाहुल्य ग्राम सभाओं का बजट 6 करोड़ या 8 करोड़ इन्होंने रखा है, वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में नहीं जाता है बजट भी। वो जाता है बौद्ध में, ईसाई में, सिख में, अन्य में, उनमें जाता है। वो मुसलमान को नहीं मिलता, लगभग नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ अल्पसंख्यक नहीं, हम तो भारतीय मानते हैं। भारतीय मानते हैं और भारतीयों में सब भारतीय जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका विकास करना है। इस नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी गरीबों की बात कर रही है, मजलूमों की बात कर रही है, यतीमों की बात कर रही है, जो उनसे उनके हक छीने गए उनको उनका हक दिलाने की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम विधायक ने बीजेपी की सोच पर सवाल उठाए तो कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ही निशाने पर ले लिया। हरीश रावत के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीएसपी वोट काटने का काम कर रही है, विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने का नहीं। बसपा यदि वोट काटने की अपनी भूमिका को छोड़ दे और जो गठबंधन है भाजपा के खिलाफ उसका हिस्सा बन जाए, तो मायावती जी को भी हम जो उनका सम्मान पूर्ण है वो सम्मान रखेंगे। तो ये शहजाद जी इत्यादि जो हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा और उसकी सोच, उसकी विचारधारा से केवल कांग्रेस ही लड़ सकती है। देश में वक्फ बिल के साथ साथ उत्तराखंड में मदरसों पर एक्शन बीएसपी विधायक को नागवार गुजर रहा है, तो बीजेपी इस एक्शन को देश से लेकर देवभूमि तक अवैध गतिविधियों के खिलाफ बता रही है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और विकासनगर में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई है। गर्मी बढ़ने के साथ जंगल में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लग गई हैं। बागेश्वर के जंगलों में एक बार फिर से आग की घटना आई है। गरुड़ क्षेत्र के गढ़खेत रेंज में 3 दिन से लगी आग पर 1 किलोमीटर के दायरे में अब आग फैल गई है, जिससे रियूनी, लखमार, बागोटिया गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग समय पर नहीं पहुंचा। आग से कीवी के पौधे, ड्रिप पाइपलाइन, अन्य कृषि संसाधन जलकर राख हो गए हैं। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर के लिहाज से गढ़वाल रीजन संवेदनशील बना हुआ है। गढ़वाल में अभी तक आग लगने की 39 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि कुमाऊं रीजन में अभी आग लगने के सिर्फ 8 केसेस आए हैं। वन विभाग ने प्रदेश भर में 6 जिलों को अति संवेदनशील घोषित कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का वन विभाग इस बार थोड़ा राहत में है। अन्य सालों की अपेक्षा इस बार अब तक आग लगने की घटनाएं कम हुई हैं और इसके पीछे बड़ा कारण है टेम्परेचर का करीब करीब सामान्य या फिर सामान्य से थोड़ा ही ऊपर होना। प्रदेश में अभी तक आग लगने की 47 घटनाएं हुई हैं और इनमें सबसे ज्यादा 12 घटनाएं चमोली जिले की हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 11 घटनाएं उत्तरकाशी की हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 8 से 10 अप्रैल के बीच पहाड़ों में बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे वन विभाग के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। या 8-9 तारीख तक भी बात करें तब उस समय थोड़ा बढ़ेंगे भी तापमान, और लेकिन साथ साथ में आप देखेंगे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट या हिल्स में थोड़ी जो है जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है 8 तारीख से आगे उसकी भी एक शुरुआत हो रही है।
तो 8, 9, 10 में आप देखेंगे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आइसोलेटेड जो है, खासकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या इक्का दुक्का जगह और भी हिल्स में वो देखने को मिलेगी। पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो साल 2023 में 4 अप्रैल तक आग लगने की 122 घटनाएं हुई थी। साल 2024 में 4 अप्रैल तक आग की घटनाएं 96 हुई थी, जबकि साल 2025 में 4 अप्रैल तक यानी कि अब तक सिर्फ 47 घटनाएं हुई हैं। हालांकि आगे के लिए वन विभाग अलर्ट मोड में है और 6 जिले अति संवेदनशील घोषित कर दिए गए हैं। इसमें अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी शामिल है। विभाग ने इन 6 जिलों में अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी हैं। मतलब जो हमारी तैयारियां हैं प्रिपरेशंस की, उसके कारण से और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने कोशिश की है कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करें। तो अभी जो इंसिडेंट्स की संख्या है वो उसमें कमी आई है और साथ ही साथ जो है हम लोगों ने ये भी कंपैरिजन किया है कि जो अलर्ट्स हमें मिलते हैं रोज़ाना सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से अलर्ट मिलते हैं, तो इस बार हमारे पास जो अलर्ट्स हैं वो पिछले साल दोनों सालों के कंपैरिजन में कम है। साल 2021, 22 और 24 ऐसे साल रहे जब जंगलों की आग ने प्रदेश भर में तांडव मचाया। इन 3 सालों में 9000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया जंगल आग की भेंट चढ़ गया। बीते साल तो वन कर्मियों समेत 10 से ज्यादा लोगों की आग की चपेट में आकर मौत भी हो गई थी। लिहाजा इस बार वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। देहरादून से भारती के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18। और ऋषिकेश के राम झूला में अजब गजब नजारा देखने को मिला। यहाँ पर जो तारकोल की परत बिछाई गई है वो बढ़ती गर्मी के साथ ही पर्यटकों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। गर्मी की वजह से तारकोल पिघलने लग गई है और पर्यटकों की जो चप्पलें हैं, सैंडल हैं, पुल पर बिछी तारकोल में चिपक रही हैं। गर्मी बढ़ने के साथ तारकोल गल रहा है, इसी में लोगों की चप्पल फंस रही है। हैरान परेशान लोग जब अपनी चप्पल को तार से नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो उनको राम झूला में छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की तारीख और समय को लेकर दावा नहीं कर सकता। केदारनाथ में हेली सर्विस के लिए बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू होगी। IRCTC की वेबसाइट पर हेली टिकट बुक किए जाएंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी के CEO सोनिका का कहना है कि टेंडर की शर्तों के मुताबिक 5% किराया बढ़ाया गया है और ब्लैक मार्केटिंग और दूसरी शिकायतों के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। शुक्रवार को बद्री केदार मंदिर समिति के CEO विजय थपलियाल ने भी हेली कंपनियों के साथ मीटिंग की। यात्रा के पहले महीने कोई VIP दर्शन नहीं होंगे, इसलिए हेली से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को भी आम यात्री की तरह दर्शन करने होंगे, जिस पर हेली कंपनियों ने सहमति जताई है। हमारी तो एक ही वेबसाइट है जो कि IRCTC की वेबसाइट है और उसी के द्वारा हमारी बुकिंग्स होती हैं। और इसके अलावा कुछ ऑफलाइन बुकिंग्स जो होती हैं वो हमारी जो काउंटर्स हैं वहाँ पे उसके द्वारा होती हैं। जो मॉनिटरिंग है इसके लिए हम लोग कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मेरे पेज में आज जो हेली कंपनियों के साथ हमारी बैठक हुई है तो उसमें निर्णय लिया गया कि जो हेली कंपनी के जो प्रतिनिधि आए थे उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे पर चार्टर में 6 लोग आते हैं और 9 कंपनी हैं। तो हमने उनको कहा कि आपके जो भी दर्शन होंगे उसको बिल्कुल आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन कराए जाएंगे, क्योंकि 1 माह तक VIP दर्शन से पूर्णतः प्रतिबंध है। तो सभी को सुगमतापूर्ण दर्शन कैसे हो, इस चीज को लेकर ये मीटिंग की गई थी। तो उनके द्वारा भी सहमति प्रकट की गई कि मंडी समिति को पूरा अपना सहयोग देंगे BKTC। नैनीताल पालिका ने पर्यटकों को महंगाई का झटका दे दिया है। अब नैनीताल शहर में एंट्री के लिए प्रति वाहन 300 रुपए का शुल्क देना होगा और स्थानीय लोगों को 200 रुपए देना होगा। इसके साथ ही अगर वाहनों को पार्किंग में खड़ी करने पर 500 रुपए प्रतिदिन पार्किंग शुल्क भी देना होगा। नैनीताल पालिका ने बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पास किया, जबकि स्थानीय लोगों को भी 25 रुपए घंटे के हिसाब से अशोक पार्किंग में वाहनों को खड़ा करने की अनुमति दी गई है। सभी पेमेंट ऑनलाइन ही करने होंगे। यदि कोई ऑफलाइन पेमेंट करेगा तो उसके लिए 100 रुपए अतिरिक्त देना होगा। इसके साथ ही पालिका ने शहर में एंट्री पॉइंटों चुंगी स्थल पर 36 कैमरे इंस्टॉल होंगे। तो उसका हमने रेट बढ़ाया। टोल पे बाहर से आने वाले वाहनों पर 300 रुपये और लोकल पर 200 रुपये रहेगा। और उसके अलावा पार्किंग के रेट भी सुधारे गए हैं। पार्किंग में 500 रुपये सभी वाहनों के लिए लगेंगे। लोकल्स को जो है अशोक पार्किंग है हमारी, उसमें 25 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से लोकल 4 व्हीलर लगा सकते हैं।
हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम पहुंचकर कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने खेलों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा, हाल ही में संपन्न हुए नेशनल गेम्स के बाद उत्तराखंड में कई 100 करोड़ का अत्याधुनिक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया। इसके चलते देश भर के बड़े बड़े खेल आयोजक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू करने जा रही है। खिलाड़ियों को मेडल देने के दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ कबड्डी में हाथ आजमाया। इस दौरान खिलाड़ी भी काफी उत्साहित नजर आए। और इस बीच बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, यहां डीडीहाट तहसील में विजिलेंस ने एक कानूनगो को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। कानूनगो नारायण सिंह जमीन की नाप के बदले घूस मांग रहा था। विजिलेंस की टीम ने आरोपी कानूनगो नारायण सिंह को अरेस्ट कर लिया है। विकासनगर और आसपास में बीते दिनों सामने आए गौकशी के मामले ने सबको हैरान कर दिया है। सिर्फ 3 दिन में 14 गौवंश के अवशेष मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब लोग मुख्यमंत्री से गौकशी के आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रखे हैं। देखिए रिपोर्ट। पछुआदून में इन दिनों गोकशी की घटनाओं के बाद से माहौल गरमाया हुआ है और तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि छोटे से शहर विकासनगर में मात्र 3 दिन में 14 गोवंश के अवशेष मिलना बड़ी बात है। ये एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश नजर आ रही है। वो दिन दूर नहीं जब विकासनगर कश्मीर बनता हुआ नजर आएगा। लोग अब सीएम धामी से आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, जबकि विकासनगर विधायक ने आरोपियों पर गैंगस्टर समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह के मामले भी हमारे विकास नगर में आ रहे हैं, जो कि इतना शांतिपूर्वक शहर हमारा विकास नगर, वहाँ का भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दूसरा कश्मीर बनाना चाह रहे हैं। जिसकी सुई के नोक के बराबर भी गोकशी की घटनाओं में संलिप्तता है, वो बच के नहीं जाना चाहिए। उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि जिंदगी भर याद करे। विकासनगर में सोमवार को मिले 13 गोवंश के अवशेष मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि बुधवार को गोकशी की घटना में 6 आरोपियों को दबोचा था। यानी 3 दिन के अंदर 14 गोवंश के अवशेष मिले और 17 आरोपी पकड़े गए। मामले में आरोपियों की संख्या अभी और भी है, क्योंकि कुछ तो मौका पाकर फरार हो गए थे। हमारे द्वारा करीबन 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय अभिरक्षा में भेजा गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में वे जिला कारागार देहरादून में निरुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अभियुक्तों की भी इस संदर्भ में सरगर्मी से तलाश की जा रही है। गोवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों में गुस्सा है। हर तरफ माहौल गरमाया हुआ है। छोटे से शांत शहर की वादियों में जो लोग जहर घोल रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि शहर के लोग शांति से रह सकें। विकासनगर से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में पहाड़ टॉप 10 न्यूज। विकासनगर के सहसपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ के जाजर देवल में शराब की दुकान के आवंटन से कई लोग नाराज हैं। लोगों ने विभाग पर मनमानी का आरोप लगाया। हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में एक निजी स्कूल की वैन हाईवे से सटे खेत में पलट गई। चमोली के जिला मुख्यालय में गोपेश्वर में जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में आवारा कुत्तों की दहशत देखी जा रही है। अब तक कई लोगों पर हमला कर चुके हैं कुत्ते। ऋषिकेश में नगर निगम परिसर में बनाई जाएगी मल्टी स्टोरी पार्किंग। 1000 से ज्यादा गाड़ियां पार्क होंगी। रुद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को दी जा रही है भूस्खलन मोबाइल ऐप की ट्रेनिंग। पिथौरागढ़ में कुआरा के ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। ऑर्बिट के बाद अब सीतावनी टूरिज्म जोन में बीते साल पहुंचे 1.5 लाख पर्यटक। रुद्रप्रयाग में लोगों की नहीं काटने पड़ेंगे उनको दफ्तरों के चक्कर।